हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ब्यूरोक्रेट्स फैक्ट्री। ये हमारी एक स्पेशल लेक्चर सीरीज़ है जो आपको एमपीएडीपीओ और राजस्थान जुडिशियल सर्विस के लिए काफ़ी काम में आने वाली है। हम इस सीरीज़ में द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 डिस्कस कर रहे हैं। हमने पार्ट 1 में सेक्शन 1 से लेकर 20 तक डिस्कस किया था। आज ये पार्ट 2 है जिसमें हम सेक्शन 21 से लेकर एंड तक डिस्कशन करेंगे। तो यदि आपने पार्ट 1 अब तक नहीं देखा है तो पहले आप उसे ज़रूर देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो आइए लेक्चर आज का शुरू करते हैं और प्रोसीड करते हैं सेक्शन 21 पर। सेक्शन 21 डील करता है कस्टडी ऑर्डर से। कस्टडी ऑर्डर की ये बात करता है कि मैजिस्ट्रेट यदि चाहें तो किसी भी स्टेज ऑफ हियरिंग पर एक कस्टडी ऑर्डर पास कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होगी? किसी भी ऑर्डर के लिए ये आप थंब रूल मान कर चलें, कोई भी ऑर्डर सू मोटो नहीं पास करेंगे मैजिस्ट्रेट। हमेशा उसके लिए एप्लीकेंट जो होगा वो अप्लाई करेगा। ऑलराइट, तो जो अग्रीव्ड पर्सन होगा वो अप्लाई करेगा। So same goes with the custody order. The applicant or the aggrieved person shall apply for the custody, and therefore if magistrate is satisfied then he may issue that custody order, जिसमें क्या प्रोवाइड की जाएगी? टेम्परेरी कस्टडी ऑफ चाइल्ड और चिल्ड्रन टू द अग्रीव्ड पर्सन। ठीक है, अग्रीव्ड पर्सन के लिए चाइल्ड या चिल्ड्रन की कस्टडी, और अग्रीव्ड पर्सन के अलावा भी कोई यदि व्यक्ति है जो अप्लाई कर रहा है एग्रीव्ड के बिहाफ पर, उसको भी कस्टडी दी जा सकती है। ठीक है, और यदि ये ज़रूरी लगता है तो रिस्पोंडेंट को अलाउ किया जा सकता है बच्चों से मिलने जुलने के लिए। ठीक है, अलाउ किया जा सकता है कि वो कस्टडी में भले अग्रीव्ड पर्सन के रहेंगे लेकिन रिस्पोंडेंट भी उन बच्चों से मिल सकता है। हालांकि इसका प्रोविजन ये कहता है कि यदि मैजिस्ट्रेट को लगता है कि इस तरह से रिस्पोंडेंट का मिलना जो है वो चाइल्ड के इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, हार्मफुल है, तो वो रिफ्यूज़ कर सकते हैं ऐसी विजिट को। ऑलराइट, ये था 21। 22 पर आते हैं। 22 बात करता है कॉम्पेंसेशन ऑर्डर की। कॉम्पेंसेशन आप और हम सभी जानते हैं क्या होता है। किसी भी इंजरी से होने वाले डैमेजेस के लिए जो भरपाई दी जाती है उसको कॉम्पेंसेशन कहते हैं। तो जो भी रिलीफ हैं 18 में, 19 में, 20 में, 21 में, उनके अलावा भी एडिशनली मैजिस्ट्रेट एप्लीकेशन पर कॉम्पेंसेशन का ऑर्डर पास कर सकता है। ठीक है, किस लिए भाई? डैमेजेस और इंजरीज। कौन कौन सी इंजरी? सिर्फ फिजिकल नहीं, मेंटल टॉर्चर और इमोशनल डिस्ट्रेस भी यदि कॉज हुआ होगा तो उनके लिए भी कॉम्पेंसेशन ग्रांट किया जा सकता है। दिस सेक्शन 22। अब 23 पर आते हैं। 23 बात करता है इंटरिम ऑर्डर्स, इंटरिम रिलीफ और एक्स पार्टे ऑर्डर्स की। ठीक है, इंटरिम रिलीफ भी इशू किया जा सकता है। ठीक है, और एक्स पार्टे भी प्रोसीड किया जा सकता है। कब? यदि प्राइमा फेसाई ऐसा सेटिस्फैक्शन मैजिस्ट्रेट को हो जाता है कि हाँ भाई रिस्पोंडेंट डोमेस्टिक वायलेंस कमिट कर रहा है, या उसने किया है, या फिर आगे कर सकता है। ठीक है, तो एक्स पार्टे ऑर्डर भी दिया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ एफिडेविट। ऑन द बेसिस ऑफ एफिडेविट, शपथ पत्र के आधार पर ऐसा एक्स पार्टे ऑर्डर दिया जा सकता है। कौन कौन से ऑर्डर हो सकते हैं जी? 18, 19, 20 और 21 के ऑर्डर हो सकते हैं, और 22 का ऑर्डर भी हो सकता है। फाइन, सो ये है इंटरिम ऑर्डर और एक्स पार्टे ऑर्डर की बात सेक्शन 23 करता है। 24 पे आते हैं। 24 बात कहता है कि फ्री ऑफ कॉस्ट कॉपीज दी जाएंगी। ठीक है, जो भी ऑर्डर वो पास करेगा, कॉम्पेंसेशन ऑर्डर हो, कस्टडी ऑर्डर हो, प्रोटेक्शन ऑर्डर हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी ऑर्डर हो उसकी कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी। किस किस के लिए? दोनों पार्टीज़ के लिए। पुलिस ऑफिसर जो भी इंचार्ज होगा, एसएचओ जो होगा कंसर्न्ड थाने का, उसके लिए, और यदि कोई सर्विस प्रोवाइडर्स अवेलेबल हैं लोकल लिमिट्स में तो उनके लिए।
ठीक है। इन सब लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट कॉपी प्रोवाइड की जाएगी। फाइन। 25 पर आ जाते हैं। ड्यूरेशन एंड ऑल्ट्रेशन ऑफ ऑर्डर्स की बात कर रहा है कि क्या ड्यूरेशन रहेगी किसी भी ऑर्डर की। तो एक ऑर्डर तब तक फोर्स में रहेगा जब तक कि अग्रीव्ड पर्सन डिस्चार्ज ना करा ले, ठीक है। एक प्रोटेक्शन ऑर्डर जो सेक्शन 18 के अंडर में इशू होता है वो तब तक फोर्स में रहता है जब तक एग्रीव्ड पर्सन खुद अप्लाई करके उसे डिस्चार्ज ना कराए, तब तक, ठीक है। अच्छा, यदि रिस्पोंडेंट या एग्रीव्ड पर्सन ने ये अप्लाई किया है, ठीक है, ये अप्लाई किया है किसके लिए, ऑल्टरेशन के लिए, ठीक है। तो ऐसी कोई ऑल्टरेशन की एप्लीकेशन रिसीव करते हैं मैजिस्ट्रेट और उनको लगता है कि हाँ भाई वाकई में चेंज हुए हैं सर्कमस्टांसेस में, ठीक है, सर्कमस्टांसेस में चेंज हुए, इसलिए ऐसे ऑर्डर में कोई भी मॉडिफिकेशन, ऑल्टरेशन या रिवोकेशन होना चाहिए। तो वो रीज़न रिकॉर्ड करेंगे और और ऐसा एक ऑर्डर पास कर देंगे जो भी उन्हें अप्रोप्रिएट समझ में आता है, ठीक है। ये है सेक्शन 25। 26 की बात करें। 26 बात करता है रिलीफ इन अदर सूट्स एंड लीगल प्रोसीडिंग्स। रिलीफ इन अदर सूट्स एंड लीगल प्रोसीडिंग, यानी कि ये कहता है 18, 19, 20, 21 के अलावा भी कोई अन्य रिलीफ यदि अवेलेबल है तो उसको सॉर्ट किया जा सकता है किसी भी सिविल कोर्ट में, फैमिली कोर्ट में, क्रिमिनल कोर्ट में, ठीक है। मान लीजिए सेक्शन 498A ऑफ आईपीसी है जो कि किससे डील करता है, क्रूएलिटी से, वो भी इन्वोक हो सकता है ना। या फिर क्रूएलिटी एक ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स बनता है, वो भी प्रोसीडिंग लाई जा सकती है। या फिर डोमेस्टिक वायलेंस के अलावा डाउरी भी एक एलिमेंट था, ऐसे सारी लीगल प्रोसीडिंग भी लाई जा सकती हैं, तो उसको रोकता नहीं है। 26 अलाउ करता है कि भाई चल सकती हैं कोई भी यदि रिलीफ अवेलेबल है, ठीक, तो वो लाई जा सकती हैं एडिशनली किसी और लीगल प्रोसीडिंग में, ठीक है। सब सेक्शन 2 कहता है वही बात है कि सब ये सारे रिलीफ जो हैं एडिशन में होंगे, ठीक है, एडिशन में होंगे, ना कि डेरोगेटरी टू अदर होंगे, ठीक। सब सेक्शन 3 कहता है एनी रिलीफ हैज़ बीन ऑब्टेन्ड बाय द एग्रीव्ड पर्सन इन एनी प्रोसीडिंग अदर देन प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट शी शैल बी बाउंड टू इन्फॉर्म द मैजिस्ट्रेट, ठीक है। यदि इसके अलावा, इस एक्ट के अलावा किसी अन्य लीगल प्रोसीडिंग से कोई रिलीफ मिला है एग्रीव्ड पर्सन को, तो ये ड्यूटी है एग्रीव्ड की कि वो इन्फॉर्म करे मैजिस्ट्रेट को कि जज साहब हमने फला फला प्रोसीडिंग में फला फला कोर्ट से फला फला रिलीफ ले लिया है। ऑलराइट, 27 पर आ जाते हैं। ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है प्रिलिमिनरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो बात करता है ज्यूरिसडिक्शन की, किसके पास ज्यूरिसडिक्शन होगा। बिल्कुल सरल भाषा में आप याद रखें, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के केस में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और अदर सिटीज़ के केस में JMFC जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, जिसके भी लोकल लिमिट में या तो अग्रीव्ड पर्सन खुद परमानेंटली या टेम्परेरीली रहता है, बिजनेस करता है या एम्प्लॉयड है, या फिर जहाँ पर रिस्पोंडेंट रिसाइड करता है, बिजनेस कैरी करता है या एम्प्लॉयड है, या फिर जिस एरिया में कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है, ठीक है। ऐसे तीनों जगह में से किसी भी जगह पर केस लाया जा सकता है, कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन होगा। लेकिन कौन से कोर्ट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के कोर्ट या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के कोर्ट के पास, ठीक है। और इसका सबसेक्शन 2 ये कहता है कि कोई भी ऐसा ऑर्डर जो इस एक्ट के अंडर में पास होगा वो थ्रू आउट द इंडिया एनफोर्सिएबल होगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि कहाँ एनफोर्सिएबल होगा, तो वो थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया कहीं भी एनफोर्सिएबल हो सकता है, ठीक है। 28 बात करता है प्रोसीजर की। तो 28 कहता है कि कोई भी प्रोसीडिंग सेक्शन 12, 18, 19, 20, 21, 23 की जो है वो CRPC से गवर्न होगी, ठीक है। एक क्रिमिनल कोर्ट के सारे पावर्स रहेंगे जो भी कोर्ट इस मामले में डील करेगा, ठीक है, और CRPC के ही प्रोविजन से वो
गवर्न होगा। फाइन। सबसेक्शन 2 कहता है नथिंग इन दिस सबसेक्शन 1 शैल प्रिवेंट द कोर्ट फ्रॉम लेइंग डाउन इट्स ओन प्रोसीजर फॉर डिस्पोजल ऑफ एनी एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 12 और सबसेक्शन 2 ऑफ 23, यानी कि कोर्ट अपने प्रोसीजर खुद भी ले डाउन कर सकती है, ठीक है, कि किस तरह से वो एप्लीकेशंस को डिस्पोज करेगी एक्सेट्रा, इससे रिलेटेड। फाइन। अब आते हैं 29 पर। 29 बात करता है अपील की, कि क्या अपीलेबल होते हैं ये ऑर्डर्स। ऑफ कोर्स दे आर अपीलेबल। कहाँ जाएगी अपील? तो अपील जाएगी कोर्ट ऑफ सेशन में, ठीक है, कोर्ट ऑफ सेशन में अपील जाएगी। और कितना इसका लिमिटेशन पीरियड होगा? 30 डेज। जिस डेट को एक ऑर्डर इशू हुआ होगा उसके 30 दिन के भीतर अपील आप कर सकते हैं। कौन कर सकता है भाई अपील? या तो अग्रीव्ड पर्सन करेगा या तो रिस्पोंडेंट करेगा। और भाई ऑब्वियस सी बात है, जो भी सेटिस्फाइड नहीं होगा ऑर्डर से वही अपील करेगा। ग्रेट। आगे बढ़ते हैं चैप्टर 5 जो मिसलेनियस चैप्टर है, उसकी बात करते हैं। सेक्शन 30 प्रोटेक्शन ऑफिसर्स और सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं, बता रहा है कि ये लोग पब्लिक सर्वेंट माने जाएंगे, ठीक है। पब्लिक सर्वेंट कहाँ डिफाइंड है? सेक्शन 21 ऑफ आईपीसी में। तो आईपीसी के सेक्शन 21 में जो पब्लिक सर्वेंट डिफाइंड है, प्रोटेक्शन ऑफिसर और मेंबर्स ऑफ सर्विस प्रोवाइडर जो हैं वही समझे जाएंगे। 31 पर आ जाते। 31 बात करता है पेनल्टी फॉर ब्रीच ऑफ प्रोटेक्शन ऑर्डर बाय रिस्पोंडेंट। यदि रिस्पोंडेंट प्रोटेक्शन ऑर्डर को ब्रीच करता है तो क्या हो सकता है? और ये प्रोटेक्शन ऑर्डर ज़रूरी नहीं फाइनल हो, इंटरिम भी हो सकता है। तो उसको सज़ा मिलेगी। कितनी मिलेगी? इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 1 ईयर, यानी कि 1 साल तक की जेल उसे हो सकती है, या फिर फाइन उस पर इम्पोज किया जा सकता है। कितना? विच में एक्सटेंड टू 25,000 रुपीज़ और विद बोथ। तो 1 साल तक की जेल, 25,000 रुपये तक का जुर्माना, या फिर दोनों। सबसेक्शन 2 कहता है द ऑफेंसेस अंडर सबसेक्शन 1 शैल एज फार एज प्रैक्टिकेबल बी ट्राइड बाय द मैजिस्ट्रेट हु हैड पास द ऑर्डर। जिस मैजिस्ट्रेट ने ऑर्डर पास किया होगा, जहाँ तक संभव हो वही मैजिस्ट्रेट ट्राई करे ऐसे ब्रीच के केसेस को, ठीक है। सब सेक्शन 3 जो कहता है कि जब चार्जेस फ्रेम किए जाएंगे ऐसे ब्रीच के, सब सेक्शन 1 में जो बात कर रहा है, तब मजिस्ट्रेट 498A ऑफ आईपीसी के भी चार्जेस फ्रेम कर सकता है, या फिर आईपीसी में कोई और दूसरे चार्जेस जो हैं जो लगाए जा सकते हैं रिस्पोंडेंट पर, वो भी लगा सकता है, उनके भी चार्जेस फ्रेम हो सकते हैं। और डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के भी चार्जेस उसी में फ्रेम किए जा सकते हैं, जहाँ जैसा एप्लीकेबल होगा। क्या ज़रूरी है भाई? फैक्ट डिस्क्लोज करते हो ऐसा कुछ कि भाई क्रूएलिटी हुई है, या फिर क्या हुआ है, दहेज मांगा गया है, एक्सेट्रा। तो वो सारे चार्जेस भी इनके साथ फ्रेम किए जा सकते हैं, ठीक है। 32 पर आ जाते हैं। 32 बात करता है कॉग्निजेंस एंड प्रूफ की। तो ये कैसे मामले माने जाएंगे? दे शैल बी कॉग्निजेबल एंड नॉन अवेलेबल। कहाँ डिफाइंड है भाई? ये सारी बातें सीआरपीसी में डिफाइंड है। कॉग्निजेंस केस, कॉग्निजेबल केसेस वो होते हैं जिनमें क्या हो सकता है, पुलिस ऑफिसर बिना मजिस्ट्रेट के परमिशन के इन्वेस्टिगेट कर सकता है और बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। और नॉन बेलेबल केसेस क्या होते हैं? वो केस जिनमें बेल एज अ मैटर ऑफ राइट नहीं आप क्लेम कर सकते हो, बल्कि कोर्ट से आपको बेल लेनी पड़ती है, एंड दैट टू इज डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट। कोर्ट को लगता है कि हाँ बेल देनी चाहिए तो दे सकता है, नहीं देनी चाहिए तो नहीं दे सकता। इट विल बी ऑन डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट। ये कोर्ट का विवेकाधिकार होता है नॉन बेलेबल केसेस में, ठीक। सब सेक्शन 2 पर आते हैं। अपॉन द सोल टेस्टिमनी ऑफ द अग्रीव्ड पर्सन द कोर्ट में कंक्लूड दैट एन ऑफेंस अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 31 हैज़ बीन कमिटेड, यानी कि सेक्शन 31 के लिए अग्रीव्ड पर्सन की टेस्टिमनी सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन हो सकता है ना, यानी कि वो एक सब्सटेंसिव पीस ऑफ एविडेंस होगा, एंड इट कैन बी द सोल बेसिस ऑफ व्हाट?
कन्विक्शन, ये कह रहा है सेक्शन 32 का सबसेक्शन 2। अब आते हैं सेक्शन 33 पर। पेनल्टी फॉर नॉट डिस्चार्जिंग ड्यूटी बाय प्रोटेक्शन ऑफिसर। यदि कोई प्रोटेक्शन ऑफिसर अपनी ड्यूटी नहीं परफॉर्म कर रहा है, फेल हो गया है या रिफ्यूज़ कर देता है, ठीक है, बिना किसी सफिशिएंट कॉज के, तो उसके साथ क्या होगा, उसको भी दंड मिलेगा। कितना? 1 साल तक की जेल, 25,000 रुपये तक का जुर्माना, या फिर दोनों बिल्कुल सेम है, जैसा 32 में है वैसे, सॉरी, जैसा 31 में था वैसे ही पनिशमेंट 32 में भी है। तो ये याद रखने में आपको ज़्यादा कठिनाई मेरी समझ से नहीं होगी, ठीक है। 34 पर आ जाते, कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड बाय प्रोसिक्यूशन प्रोटेक्शन ऑफिसर। प्रोटेक्शन ऑफिसर्स ने यदि कोई ऑफेंस किया है तो उनका कॉग्निजेंस कौन लेगा, ठीक है, या कैसे लिया जाएगा? तो भाई जाहिर है ये पब्लिक सर्वेंट हैं, ये तो हमने देख ही लिया था। तो एक पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन कब हो सकता है भाई? ऑब्वियस है, कंप्लेंट के बेसिस पर, लेकिन एक प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट ज़रूरी होगा। पहले आपको सैंक्शन लेना पड़ेगा स्टेट गवर्नमेंट से, उसके बाद कंप्लेंट फाइल करनी होगी, और उस कंप्लेंट के बाद उन पर कार्यवाही हो सकती है, ये कहता सेक्शन 34, ठीक है। 35 पर आ जाते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। यदि सद्भावपूर्ण कोई भी काम किया गया है, गुड फेथ में कोई भी काम किया गया है, किसके द्वारा? प्रोटेक्शन ऑफिसर के द्वारा, ठीक है, तो कोई भी प्रोसिक्यूशन या लीगल प्रोसीडिंग उनके अगेंस्ट लाई नहीं करेगी। I repeat, if any action is taken by a protection officer in good faith, no prosecution or other legal proceeding shall lie against such officer, ठीक है। अब आते हैं 36 पर, एक्ट नॉट इन डेरोगेशन ऑफ एनी अदर लॉ। फिर से वही बात रिपीट कर रहा है कि सारा जो प्रोविजन है इस एक्ट के, वो एडिशन में रहेंगे, ना कि डेरोगेशन में विद एनी अदर लॉ, ठीक है। किसी भी अन्य लॉ के सप्लीमेंट्री ये काम करेगा, एडिशन में काम करेगा, डेरोगेशन में नहीं, ठीक है। अब आते हैं सेक्शन 37 पर। जनरल सी बात है, आप बस इतना याद रख लो, पावर टू मेक रूल्स किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। प्रिलिमिनरी में ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन रूल बनाता है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती। किन किन मामलों पर वो रूल बना सकता है, हम क्विकली देख लेते हैं कि प्रोटेक्शन ऑफिसर्स की क्वालिफिकेशन क्या क्या होंगी, उनसे रिलेटेड रूल बना सकता है। टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगी प्रोटेक्शन ऑफिसर्स की, उनसे रिलेटेड रूल्स बना सकता है। एक डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट किस फॉर्म और किस मैनर में बनाई जाएगी, उससे रिलेटेड रूल सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है। किस फॉर्म और मैनर में एप्लीकेशन दी जाएगी प्रोटेक्शन ऑर्डर के लिए, उससे रिलेटेड रूल्स बना सकता है। एक कंप्लेंट कैसे फाइल होगी अंडर सेक्शन 91D, उससे रिलेटेड रूल्स बना सकता है। प्रोटेक्शन ऑफिसर्स की अदर ड्यूटीज़ क्या होंगी, उनसे रिलेटेड रूल्स बना सकता है। रेगुलेशन ऑफ सर्विस प्रोवाइडर से रिलेटेड रूल्स बना सकता है। सेक्शन 12 के सबसेक्शन 1 की एप्लीकेशन के लिए क्या फॉर्म रहेगा, किस किस तरह के पर्टिकुलर्स देने पड़ेंगे, उन सब से रिलेटेड रूल्स बना सकता है। नोटिस की सर्विस से रिलेटेड रूल्स बना सकता है कि किस मीन्स से नोटिस सर्व किए जाएंगे, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफिसर के लिए यदि कोई भी डिक्लेरेशन ऑफ सर्विस करना होगा, उनसे रिलेटेड रूल बना सकता है, ठीक है। कोई भी सर्विस प्रोवाइडर के मेंबर्स की क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंसेस क्या होंगे, कितने होंगे, उनसे रिलेटेड रूल बना सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट। एफिडेविट जो होगा सेक्शन 23 सब क्लॉज 2 वाला, वो किस तरह का होगा, उससे रिलेटेड रूल बना सकता है। और कोई भी अन्य मैटर, कोई भी अदर मैटर, कोई भी अन्य मामला, उससे रिलेटेड भी रूल बना सकता है। तो कुल जमाला बुलवाब इस पूरे सेक्शन का ये है कि कौन रूल्स बनाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाता है, ठीक है। अच्छा, अब सेंट्रल गवर्नमेंट जो रूल्स बनाएगा, जैसे ही बनेगा उसके बाद
शीघ्र अतिशीघ्र जल्द से जल्द एज सून एज मे बी आफ्टर द रूल्स आर मेड दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट में टेबल किए जाएंगे। कितने दिन में? 30 डेज के भीतर, ठीक है, 30 डेज के भीतर, फॉर अ टोटल ऑफ पीरियड ऑफ 30 डेज, ठीक है। अब वो एक सेशन में भी हो सकता है या दो से अधिक सक्सेसिव सेशन में भी हो सकता है, ठीक है। दोनों हाउसेज में टेबल किए जाएंगे, दोनों हाउसेज उन पर डिबेट करेंगी, डिस्कशन करेंगी, क्वेश्चन आंसर करेंगी और वोट करेंगी। वोटिंग से ही पार्लियामेंट में सारे मामले तय होते हैं, है ना। तो वोटिंग करेंगी, ठीक है। यदि दोनों हाउस एग्री हो जाते हैं कि रूल्स नहीं बनने चाहिए, ठीक है, नहीं बनने चाहिए, या फिर उनको लगता है कोई ऑल्टरेशन या मॉडिफिकेशन होना चाहिए, ठीक है, तो उसी तरह से पास माना जाएगा, ठीक है, उसी तरह से पास माना जाएगा। यदि उनने ऑल्टर किया है तो उन ऑल्टरेशन के साथ वो पास माना जाएगा। यदि उन्होंने डिसएग्री किया है तो वो एन्यूल कर दिया जाएगा, ठीक है, एन्यूल कर दिया जाएगा। और यदि एग्री हो गए हैं फिर तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो ये था सेक्शन 33 का सब सेक्शन 3, जो कि हमारा आखिरी सेक्शन था डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का, ठीक है। तो आई बिलीव कि आपको ये पूरा का पूरा एक्ट समझ में आया होगा, इसके प्रोविजंस आपको क्लियर हुए होंगे। यदि इनसे रिलेटेड कोई भी डाउट आपको है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा वो सारे डाउट्स आपको क्लियर कर दूं। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो आप उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जो भी आरजेएस या फिर एमपीएडीपीओ एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को, इस लेक्चर को शेयर ज़रूर करें। इसके पार्ट 1 को भी शेयर करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। आई होप यू गाइस लर्न समथिंग न्यू।